हेलो एवरीवन, आज मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो कल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, केमिकल पोटेंशियल एंड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल पोटेंशियल और जो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर क्या आता है कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या, ये एक thermodynamic concept that measure the energy required to add 1 mole of a substance to a system at constant temperature and constant pressure। यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को एक सिस्टम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको मेजर किया जाता है केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से। तो क्या है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू एंड इज रिलेटेड टू द गिब्स एनर्जी बाय द इक्वेशन। ये क्या है, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड होते हैं इक्वेशन के द्वारा। इसकी इक्वेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव जी डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव एन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जी क्या है, गिब्स एनर्जी है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और इसमें टी एंड पी क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर होते हैं किसी भी सिस्टम के। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट दोज रेट्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो केमिकल रिएक्शन के का जो रेट होता है उसकी स्टडी होती है केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें क्या है, जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनकी स्टडी भी इसी में केमिकल काइनेटिक्स में आती है। फिर क्या केमिकल काइनेटिक्स में और क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है रिएक्शन रेट, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन पाथवेज की मेजरमेंट और एनालिसिस। फिर जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि केमिकल पोटेंशियल केमिकल काइनेटिक्स से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, यूज होती है, जो कि क्या है, रिएक्शन रेट को क्या है, अफेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल पोटेंशियल और केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या है और किस चीज़ में यूज हो सकता है। ये क्या है, जो एनवायरमेंटल रेमेडिएशन स्ट्रेटजीज है उनको डिजाइन करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इनका यूज होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे केमिकल पोटेंशियल है वो क्या है, अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी जो होती है कंटेमिनेट्स की इन सॉइल में और वाटर में उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। जबकि केमिकल काइनेटिक्स क्या करती है, जो केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं कंटेमिनेटेड साइट्स की रेमेडिएशन के लिए उनको क्या है, डिजाइन करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इज ए स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। इसमें क्या बताया गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ पे, फॉरवर्ड भी होती है और जो रिवर्स भी होती है। पर क्या है, जो दोनों रिएक्शन होती है फॉरवर्ड और रिवर्स, ये क्या है, सेम रेट पे होती है और सेम कंसंट्रेशन होती है, और इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहती है ओवर द टाइम। यानी कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम ले रही है, उसमें कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो क्या कॉन्स्टेंट रहेगी। इन अदर वर्ड्स, जो द रिएक्शन हैज रीच्ड ए स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्टेबल एंड नो फर्दर चेंज अकर। इसमें क्या बताया गया कि अलग वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन जो कि एक बैलेंस स्टेट में पहुंच चुकी है, जहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट है वो क्या है, स्टेबल है, आगे कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इम्पोर्टेंट इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वही बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी। ये क्या कहता है, इट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन इन नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो प्राकृतिक सिस्टम है उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है, तो उनके बिहेवियर को क्या है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस इन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल वाटर एंड द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसमें क्या बताया गया है कि जो इक्विलिब्रियम होता है जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड का, बाइकार्बोनेट का और कार्बोनेट आयंस का पानी में, वो क्या है, इम्पोर्टेंट होता है नेचुरल वाटर की केमिस्ट्री को समझने के लिए, और जो सॉइल में बफरिंग केमिस्ट्री होती है सॉइल की उसको समझने के लिए। ठीक है, फिर आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। ये क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ गैसेज टू डिजॉल्व इन वाटर। ये क्या है, एक एबिलिटी है गैसेज की जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है, वो वाटर में डिजॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है गैसेज की उसको क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ये क्या है,
इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी। ये क्या गवर्न करती है, क्या कंट्रोल करती है, द बिहेवियर ऑफ गैसेज इन नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में गैसेज के बिहेवियर को ये कंट्रोल करती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर है या बॉडीज ऑफ वाटर है उनमें, ठीक है। फिर क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो सोल्युबिलिटी है गैसेज की वाटर में, वो क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो गैस की या वाटर की, उन पर भी ये डिपेंड होती है। फिर इन जनरल क्या है, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। ये क्या, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है वो क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर की सोल्युबिलिटी वो है कम होती है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या है, वाटर की जो वाटर में गैसेज की सोल्युबिलिटी क्या है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द वाटर विच इज अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स। ये क्यों होता है, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है वो क्या है, जो गैस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो वाटर में प्रेजेंट होती है उससे रिलेटेड होती है, जो कि क्या है, इन फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर है उससे, ठीक है। फिर क्या है, द कार्बोनेट सिस्टम। कार्बोनेट सिस्टम क्या है, ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस इन वाटर। ये कार्बोनेट सिस्टम एक क्या है, सेट है, यानी कि एक गुच्छा है केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें जो क्या है गवर्न करती है, यानी कि कंट्रोल करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं वाटर में, बाय कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं वाटर में, और कार्बोनेट आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उनकी डिजॉल्व उनके बिहेवियर को गवर्न करती है, यानी कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर द कार्बोनेट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन एनवायरमेंटल सिस्टम केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कार्बोनेट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो ये इस लेसन में आया है। फिर क्या है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ नेचुरल वाटर एंड इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ग्लोबल कार्बन साइकिल और वो नेचुरल वाटर की पीएच को रेगुलेट करने में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बोनेट सिस्टम, ठीक है। फिर क्या है, द कार्बोनेट सिस्टम इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रिया दैट कन्वर्ट द थ्री फॉर्म्स ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बोनेट सिस्टम में क्या है, एक सीरीज ऑफ इक्विलिब्रिया होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम की सीरीज होती है इसमें, जो कि क्या है, तीन फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, इंटर कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, CO2 और H2O क्या है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 अगर ब्रेक होता है तो क्या वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयन प्लस HCO3 नेगेटिव आयन बनाता है। फिर जो HCO3 नेगेटिव आयन है वो क्या बनाता है, फिर आगे H पॉजिटिव आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ये यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो क्या है, इन दिस सिस्टम CO2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। इसमें बताया गया कि जो CO2 है वो वाटर के साथ, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस बिहाइंड, चलो स्टार्ट करते हैं। CO2 क्या है, रिएक्ट करती है वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3, जो कि आगे क्या है, डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और बायोकार्बोनेट आयन। फिर आगे जो बायोकार्बोनेट आयन वो ब्रेक होकर यानी कि डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयंस, ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के बने होते हैं, क्योंकि दे आर इम्पोर्टेंट इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वही बात है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों, एज दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन व्हेन दे आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स इनसे मिलके बने होते हैं, और ये क्या है, एयर पॉल्यूशन में भी भागीदार होते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तब। ये क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं सिंगल बॉन्ड को, जो कि किसके, कार्बन एटम्स के बीच में होता है। कार्बन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ये क्या बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईच कार्बन एटम इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या है, हर एक जो कार्बन एटम वो क्या है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ सैचुरेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे बना होता है, और किसी एटम की इनको जरूरत होती नहीं। द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मीथेन विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। इसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मीथेन।
ये क्या है CH4, यानी कि जो कार्बन है वो 4 एटम से जुड़ सकता है, वो क्या है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या है और वैकेंसी होती नहीं कि कोई और एटम आ सके। तो ये क्या है हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर क्या है ये सैचुरेटेड हो चुका है। और ये क्या है जो मीथेन है वो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है वन और मोर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। इनको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि द कार्बन एटम्स आर नॉट सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या जो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये सैचुरेटेड नहीं होते, यानी कि उनसे जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। जो मोस्ट कॉमन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या है इथीन C2H4। इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि क्या है विच इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रोडक्शन में क्या ये यूज होता है इथीन, ठीक है, यानी कि पॉलीथीन है जैसे वो भी इथीन से ही मिलकर बना होता है, बहुत सारे इथीन मिलकर क्या बनाते हैं पॉलीथीन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, जो कि क्या है ये आइसोटॉप्स these are isotopes of an element that have an unstable nucleus and emit radiation as they decay। जो ये रेडियो आइसोटॉप्स है ये क्या होते हैं, ये आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के जिसका न्यूक्लियस क्या है अनस्टेबल हो और क्या है टूटने पे क्या है रेडिएशन एमिट करता हो, ठीक है। फिर जो आइसोटॉप्स है वो क्या है वेरिएंट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट ए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। आइसोटॉप्स क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट्स की वेराइटी होती है, जो कि क्या है इनका प्रोटॉन्स का नंबर तो इनमें सेम होता है, पर क्या है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग रहता है इन आइसोटॉप्स में, ठीक है। जो रेडियो आइसोटॉप्स क्या है ये नेचुरली प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम 238 है और जैसे कार्बन 14 है, और इनको क्या है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, ठीक है। तो क्या दे हैव ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। यानी जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं इनके क्या है अलग अलग तरीके का यूज है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी, मेडिसिन में भी और इंडस्ट्रीज में भी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो क्या है पोल्यूटेंट्स की जो पोजीशन है उनकी जो मूवमेंट है एनवायरमेंट में उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है जो साइंटिस्ट कैन यूज रेडियो एक्टिव ट्रैकर्स टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स थ्रू सॉइल एंड वाटर। यानी सॉइल और वाटर में जो पोल्यूटेंट्स की मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रैकर्स का यूज कर सकते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। फिर रेडियो आइसोटॉप्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डेट रॉक्स एंड फॉसिल्स प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। जो रेडियो आइसोटॉप्स है वो क्या है रॉक्स की जो एज है एक तरह से वो रॉक कितने साल पुरानी इस तरह की डेट को भी पता लगाने में रेडियो आइसोटॉप्स का यूज हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स की भी डेट को बताने में हेल्प करता है। और ये क्या है जो अर्थ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रेडियो आइसोटॉप्स, और इवोल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है जो वाइल रेडियो आइसोटॉप्स हैव मेनी यूजफुल एप्लीकेशन। यानी वही बात है रेडियो आइसोटॉप्स यूजफुल बहुत जगह है, पर इनका क्या है रिस्क भी होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। जैसे कि एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ रेडिएशन कैन कॉज टिश्यू डैमेज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। जो जब क्या है रेडिएशन का लेवल क्या है जब हाई हो जाता है और वो क्या है एक्सपोज होता है, यानी कि किसी की एक कनेक्शन में आता है कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो क्या है जैसे ह्यूमन की कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या है टिश्यू डैमेज कर देगा या एनिमल्स के भी टिश्यू को डैमेज कर सकता है, और क्या ये कैंसर का जो रिस्क है उसको बढ़ाता है। Therefore, it is important to handle radioisotopes with care and dispose of them properly। इसलिए क्या है जो रेडियो आइसोटॉप्स को क्या है बहुत ध्यानपूर्वक क्या है उनको हैंडल किया जाता है, और जो इनका डिस्पोज है यानी कि जो अगर कोई वेस्ट है रेडियो आइसोटॉप्स है उनको क्या है डिस्पोज अच्छे से करना पड़ता है ताकि जो लोगों को या एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये थे फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आगे हम और नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कि होता क्या क्या है इसमें, ठीक है जी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। थैंक यू ऑल।